हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। और सेमेस्टर 6 में जिन स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस है और आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ये बुक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि हमने यूनिट 1 का पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी कवर कर लिया है। यानी आज की जो हमारी वीडियो है वो यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है और पार्ट ए है, ठीक है? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से पहले उन्हें देख लीजिए एंड देन इसको देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपके चैप्टर का नाम दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। अब हम इसमें मेनली संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने वाले हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले लीग ऑफ नेशन था और फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन जो था उसका जो फ्लैग था वो इस तरह से दिखता था। और जो अब प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका फ्लैग इस तरह से दिखता है, ठीक है? ये मेन इसमें डिफरेंस है कि हाँ, दोनों के फ्लैग में ही चेंज हो गए हैं। अब राष्ट्रीय संघ जो है उसी से संयुक्त राष्ट्रीय संघ बना है। किस तरह से, चलिए हम इसके इतिहास को देख लेते हैं कि किस तरह से बना है। राष्ट्रीय संघ का गठन प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता के बाद 1920 में हुआ। इसका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना और भविष्य में युद्धों को रोकना था। यानी राष्ट्रीय संघ की जो शुरुआत हुई या स्थापना हुई वो 1920 में हुई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसका उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति बनाए रखना और युद्धों को रोकना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अहम भूमिका थी। उन्होंने इस संगठन की परिकल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की थी जो देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करे। यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी इसके संगठन बनाने के लिए। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को रोकना और शांति को बनाए रखना था। और जो राष्ट्रीय संघ है इसकी कई सफलताएं भी हैं। अब कौन कौन सी इसकी सफलताएं हैं देख लेते हैं, इसकी क्या क्या सफलताएं रही। पहला आप लोग लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के बीच हुए संघर्ष को सुलझाना। दूसरा आप लिख सकते हैं ग्रीस और बुल्गारिया के बीच सीमा विवाद का समाधान। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कई देशों के बीच हथियारों के नियंत्रण पर संधियों पर हस्ताक्षर करना। यानी इसने हथियारों के नियंत्रण पर भी प्रभाव डाला, हथियारों के जो प्रबंधन थे उनको भी रोका। अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं हालांकि कुछ संघर्षों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा जिसके कारण यह अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा। यानी इसने बहुत सारी चुनौतियों का भी फेस किया। और वो कौन कौन सी चुनौतियां थी अब हम उसको देख लेते हैं। पहली सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका का राष्ट्रीय संघ में ना होना, क्योंकि बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संघ का सुझाव दिया था लेकिन अमेरिका ही इसमें शामिल नहीं था। दूसरी चुनौती थी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को बंद करना। तीसरी थी जर्मनी और इटली जैसी तानाशाही शक्तियों का उदय होना। यानी अब हम देख सकते हैं कि जर्मनी और इटली जैसी तानाशाह भी उदय हो रहे थे। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय संघ के पास किसी भी देश को बलपूर्वक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। यानी राष्ट्रीय संघ के पास कोई भी सैन्य बल नहीं था, इससे हमें पता चलता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत कैसे हुई। 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 40 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन्य फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए जो इस नए संगठन का आधार बना। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 40 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए ताकि ये अस्तित्व में आ सके। पोलैंड जो इस समय उपस्थित नहीं था बाद में हस्ताक्षरकर्ताओं देशों में शामिल हो गया। यानी बाद में इसमें पोलैंड भी शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। यानी राष्ट्र संघ का जो नाम है वो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। रूजवेल्ट ने इस संगठन की कल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की थी जो देशों को एकजुट करे और भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए मिलकर कार्य करे। यानी इनका भी यही उद्देश्य था। यानी ये जो यूएनओ बनाया है ये भविष्य में
सभी देशों को एकजुट करे और युद्धों को रोकने का कार्य करे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ने और पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद सदस्यों में लगातार वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र को चलाने के लिए सदस्य देश योगदान करते हैं जो देश की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। अमेरिका का योगदान सबसे अधिक है। यानी वर्तमान समय में कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं और जैसे ही हम ये कहें सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती हुई हमें दिखाई दी है और ये सभी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये सभी इसमें योगदान करते हैं और सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो अमेरिका का देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। अब संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं। पहला आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, यानी मित्रता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी जितने भी मानवाधिकार होते हैं उन सभी की रक्षा करना, कोई भी हानि ना हो मानवों को, इस बात पर ध्यान देना। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एंड नेक्स्ट है मानवीय सहायता प्रदान करना। जितनी भी मानवीय सहायता होती है उन सभी को प्रदान करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना से अब तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें कई युद्धों को रोका है, शांति स्थापना अभियानों में योगदान दिया है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है और गरीबी और भूख से लड़ने में मदद की है। यानी हम ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अब तक बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की हैं जिसमें कई युद्धों को रोका है और शांति को स्थापित किया है और भूख गरीबी इन सब के विरुद्ध भी इसने मदद प्रदान की है या इन सब से लड़ने में मदद दी है सभी देशों को। हालांकि संयुक्त राष्ट्र को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। कुछ देशों द्वारा इसकी शक्तियों का दुरुपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुषुप्ति और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच मतभेद ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। कुछ देशों द्वारा इसकी शक्तियों का दुरुपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुस्ती और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच मतभेद ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। यानी इसे भी कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना देखने को मिलता है। कभी कभी शक्तियों का दुरुपयोग देखने को मिलता है, कभी कभी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सुस्ती यानी बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, कभी कभी जो मुद्दे होते हैं उन पर सदस्य देश मतभेद करते हैं। इन सारी चुनौतियों का सामना संयुक्त राष्ट्र को भी करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इन चुनौतियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र आज भी विश्व शक्ति और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। ये विभिन्न देशों को एक साथ लेकर उन्हें साझा समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपनी जो सदस्य देश हैं उनको साझा लेकर चलता है, सारी समस्याओं पर एक समाधान ढूंढने और सभी को साथ लेने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की जानकारी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। अब हम इसे देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सस्ते शांति व रक्षकों को बनाए रखना है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो शांति को बनाए रखना है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है उसे सुरक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एंड उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, उसके बाद आप लिख सकते हैं विशिष्ट एजेंसियां, जिसमें कई प्रकार की एजेंसियां इसमें रखी गई हैं। चलिए अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा।
महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे अहम हिस्सा है। महासभा किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य मंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह एक अकेली संस्था है जिसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यानी महासभा में हम किसी भी मुद्दे को लेकर उस पर बहस करते हैं और महासभा में सभी देशों का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। प्रत्येक देश का एक वोट होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट तक की भी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। यानी सभी देशों का इसमें एक वोट होता है, यानी सभी देश एक वोट दे सकते हैं और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को लेकर और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा के मुद्दे होते हैं उन पर बहस की जाती है। महासभा विचार विमर्श के बाद अपनी सिफारिश जारी कर सकती है, लेकिन यह किसी भी देश को इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यानी महासभा अपनी चीजों को लागू तो करती है कि हाँ ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, हमें आतंकवाद को रोकने के लिए हमें शस्त्रीकरण को कम करना चाहिए, लेकिन किसी पर भी जबरदस्ती जोर नहीं डाल सकती महासभा। महासभा सदस्य देशों के बीच बड़ी चुनौतियों को समाप्त करने के लिए कार्य करती है। यानी महासभा देशों के बीच की जो बड़ी चुनौतियां होती हैं उनको समाप्त करने का कार्य करती है। ठीक है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यानी महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसे 1 साल के लिए चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं 6 मुख्य समितियां। अब इसमें कौन कौन सी 6 मुख्य समितियां आती हैं। महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव इसी 6 मुख्य समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। अब वो कौन कौन सी 6 समितियां हैं जो महासभा के लिए मसौदा तैयार करती हैं। पहली समिति है हमारा निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। द्वितीय समिति है हमारी आर्थिक एवं वित्तीय। तृतीय समिति है सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक। चतुर्थ समिति है हमारी विशेष राजनीति एवं औपनिवेशीकरण। पंचम समिति है हमारी प्रशासनिक एवं बजटीय। एंड नेक्स्ट यानी छठी समिति है हमारी कानून। ये सारी हमारी 6 समितियां हैं जो कि महासभा की हेल्प करती हैं कोई भी कानून बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यानी अब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को देखने वाले हैं। सुरक्षा परिषद को विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के पास कई अहम प्रकार के अधिकार हैं, इसीलिए इसको लेकर कई बार वाद विवाद पैदा हुए हैं। यानी जो सुरक्षा परिषद है वो विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करती है और सुरक्षा परिषद के अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये स्थायी सदस्य हैं जिनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको वीटो नाम से जाना जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के वक्त इसके सदस्यों की संख्या 50 थी जो आगे बढ़कर 193 हो गई। इन 65 सालों के दौरान दुनिया भी हर लिहाज में बदल गई, लेकिन सुरक्षा परिषद ने दुनिया को राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जैसा था वैसा ही रहने दिया। यानी जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब इसके सिर्फ 50 सदस्य थे, लेकिन समय के साथ साथ अब वो 193 सदस्य हो गए हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सुरक्षा परिषद के घोषणा पत्र के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है तथा इसके फैसले का अनुपालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। इसमें 15 देश शामिल होते हैं जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यानी जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो बैठक है वो कभी भी बुलाई जा सकती है और सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 15 देश जो है वो शामिल होते हैं जिसमें से 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और जो 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और जो 10 अस्थायी देश होते हैं वो हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग लिख सकते हैं सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो नामक शक्ति होती है जिसके द्वारा वह किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं या फिर उसे अमान्य घोषित कर सकते हैं। यानी वो वीटो पावर का यूज करके किसी भी प्रस्ताव या किसी भी कानून को रोक सकते हैं या फिर उसे पारित कर सकते हैं।
महासभा के विपरीत इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं। आर्थिक प्रबंधन लगाकर अथवा सामूहिक सैन्य कार्रवाई का आदेश देकर अपने फैसलों को लागू करने का अधिकार भी इसके प्राप्त है। यानी महासभा के जो फैसले होते हैं उन्हें लागू करना आसान नहीं है। वो लागू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके फैसले लागू होने ही हैं, जिसपे वो आर्थिक प्रबंधन या फिर सैन्य प्रबंधन लगाकर भी अपने फैसले या फिर अपने कानूनों को लागू करवा सकता है। उदाहरण के लिए इसने ऐसी कोरियाई संकट अथवा इराक कुवैत संकट के दौरान किया था। यानी इसने इराक और कुवैत में जो संकट हुआ था उस टाइम पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके वहाँ के जो आंदोलन था उसको खत्म करने का प्रयास किया था। अब हम देखेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है हथियार तस्करी को रोकना। फिर आप लिख सकते हैं आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना। यानी अगर कोई किसी पर आक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। एंड नेक्स्ट है आक्रमण को रोकना या बंद करने के लिए राज्य को आर्थिक प्रबंधन देना। यानी आक्रमण किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से उसे आर्थिक प्रबंधन दिए जा सकते हैं, इस बात पर बल देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीटो पावर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तिशाली हथियार। अब हम वीटो पावर को देखने वाले हैं कि वीटो पावर होती क्या है असल में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास कई शक्तियां हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण शक्ति वीटो पावर है। यानी संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है और इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं जिसमें से एक वीटो पावर के नाम से जानी जाती है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का मतलब है कि स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, भले ही अन्य सभी सदस्य उसके पक्ष में हो। यानी इस जो वीटो शब्द है उसका लैटिन भाषा में अर्थ है मैं निषेध करता हूँ, यानी मैं इस चीज को रोकता हूँ। और जो 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, अगर वो अपनी वीटो पावर का यूज करके किसी भी प्रस्ताव को रोक दें तो वो प्रस्ताव रुक जाएगा, चाहे उसके पक्ष में सभी राजी हों, लेकिन एक राजी ना हो वीटो पावर वाला, तो भी उस प्रस्ताव को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वीटो पावर किस किस के पास है। यानी वीटो पावर जो है किसके पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। कौन कौन से हैं? पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एंड रूस। इन सभी के पास वीटो पावर है और ये 5 सदस्य हैं। ठीक है, वीटो पावर का उपयोग कब किया जा सकता है? अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वीटो पावर जो है उसका उपयोग हम कब कर सकते हैं। वीटो पावर का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव से असहमत हो। यानी कोई भी स्थायी सदस्य हो और वो इस चीज से कोई भी कानून बन रहा हो या कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है पर वो उस चीज से सहमत नहीं है, तो वो उस पर वीटो पावर यूज करके उसे वहीं रोक सकता है और उसे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। उदाहरण के लिए अमेरिका अक्सर इजराइल से संबंधित प्रस्तावों पर वीटो का इस्तेमाल करता है, जबकि रूस सीरिया से संबंधित प्रस्तावों पर इस्तेमाल करता है। अब देखिए हम अमेरिका और रूस का उदाहरण ले सकते हैं। अमेरिका इजराइल से रिलेटेड जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन पर वीटो पावर यूज करके उन्हें वही रोक देता है। रूस सीरिया से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन पर वीटो पावर यूज करता है और उसके पक्ष में जितनी भी चीजें होते हैं उन्हें रोक देता है। जैसे कि चीन है, हमने अप्लाई किया था भारत ने कि हाँ हमें भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन चीन के पास वीटो पावर है। चीन ने अपनी वीटो पावर यूज करी और भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक दिया। तो वीटो पावर का यूज कोई भी देश कर सकता है इन 5 में से जिसके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर की कुछ आलोचना भी की गई है, क्योंकि जैसे कि हमारा देश है, हम स्थायी सदस्य बनने के लायक हैं पर हम फिर भी नहीं बन पाए, तो कुछ देश हैं या कुछ लोग हैं जिनके द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। अब वो कैसे, चलिए देखते हैं। वीटो पावर की अक्सर आलोचना की जाती है। आलोचकों का कहना है कि ये स्थायी सदस्यों को अनुचित लाभ देता है और सुरक्षा परिषद को प्रभावी ढंग से काम करने से रोकता है। यानी जो जिनके पास इस वीटो पावर है वो इसका सही तरीके से यूज नहीं करते और जो सुरक्षा परिषद है वो भी अब सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती इन देशों की वजह से। इसके अलावा वीटो का उपयोग युद्धों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए किया गया प्रस्तावों को भी रोक सकते हैं। यानी वीटो का जो उपयोग है वो हमें मानवाधिकारों और युद्धों को रोकने के लिए करना चाहिए और यहाँ तो हर चीज में वीटो का प्रयोग देखने को मिल रहा है।
अब हम देखेंगे वीटो पावर के लाभ, यानी वीटो पावर के क्या-क्या लाभ हैं, अब हम उनको चर्चा करने वाले हैं। वीटो पावर के समर्थकों का तर्क है कि यह सुरक्षा परिषद को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाता है, यानी जो वीटो पावर है वो सुरक्षा परिषद में जो जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं उनसे बचा लेता है और कूटनीतिक वार्ताओं को बढ़ावा देता है। साथ ही यह परमाणु हथियारों संपन्न देशों के बीच बंटवारे को रोकने में भी मदद करता है। यानी वीटो पावर जो है वो संतुलन बनाने का कार्य करती है महाशक्तियों के बीच में जिनके पास परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं जिसमें से कुछ वीटो पावर को सीमित करने या खत्म करने का भी सुझाव देते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में और इसकी परिषद में सुरक्षा परिषद में जो सुधार करने के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं उन प्रस्तावों में हम सुरक्षा परिषद की जो वीटो पावर है या तो उसे समाप्त करने या खत्म करने का भी सुझाव दिया जाता है। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, यानी अभी वीटो पावर हम प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं जो कि 5 देशों के पास अभी मौजूद है। कुल मिलाकर वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने या बाधित करने दोनों में हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब भी जो सुरक्षा परिषद है उसमें वीटो पावर का यूज किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बनाए रखने और जो शांति है उसको बनाए रखने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी जो हमारी आर्थिक और सामाजिक परिषद है अब हम उसको देखेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य जिसमें 18 सदस्य 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेष एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं श्रमिक संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य का समन्वय करती है। यानी जो हमारी आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें 54 सदस्य शामिल हैं और जिसमें से जो 18 हैं वो हर 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसकी जो बैठक है वो साल में 2 बार होती है। और ये जो एजेंसी है ये मुख्य रूप से श्रम संगठन, खाद्य एवं श्रमिक संगठन और यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कार्यों में ये कहें विश्व स्वास्थ्य जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी रहती है। आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं, अब हम इसके कार्यों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विकासशील देशों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विकास और मानवीय आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रबंधन करना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मानवाधिकार के अनुपालन को मजबूत करना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ का विस्तार करना। उसके बाद में आप इसके और कार्य लिख सकते हैं जैसे कि बेहतर आवास, परिवार नियोजन अथवा अपराध वितरण के क्षेत्र में विश्व सहयोग को बहाल करना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अब इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन अनेक आयोग की स्थापना की गई है जिसमें सहस्राबंदी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना मुख्य है। यानी इसके अंतर्गत और भी अधिक आयोगों की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत हम सभी लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को आईसीजे के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थित है। इसका जो न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है वो हैग और नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, यह विश्व के विभिन्न विवादों और विविध प्रश्नों के माध्यमों के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय के निर्णय को आधिकारिक रूप से लागू करने की सूचना सुरक्षा परिषद को दी जाती है। यानी न्यायालय जो होता है वो सभी मुद्दों और विवादों को सुलझाने का कार्य करता है और न्यायालय का जो वो लागू करना है वो सुरक्षा परिषद के अधीन आता है। ठीक है, न्यायालय की सारी चीजों को लागू करना सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाता है जैसे सीमा विवाद और जल विवाद। यानी जितने भी विवाद होते हैं राज्य यानी देशों के बीच उनका सुलझाया जाता है, जैसे कि जल विवाद हो गया या फिर सीमा विवाद हो गया। आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनमें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 15 जो न्यायाधीश हैं इसके उन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नियोजित किया जाता है या चुना जाता है। यह न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं और उनका कार्य 9 वर्ष के लिए होता है। उन्हें दूसरी बार चुनने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। यानी हर जितने भी 15 न्यायाधीश होते हैं हर न्यायाधीश को 9 वर्ष के लिए चुना जाता है और वो कितने भी बार चुने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार चुन लिया तो उन्हें दोबारा नहीं चुना जाएगा।
वो कितने भी बार चुने जा सकते हैं। 2002 में महासभा के सुझाव पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसमें 11 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। यह न्यायालय जनसंख्या के अनुसार विवादों और अपराधों को समाधान करने के लिए जिम्मेदार है। यानी 2002 में और इसे अच्छा करने के लिए एक आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 18 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 11 जो होते हैं वो पुरुष होते हैं और 7 महिलाएं होती हैं, और ये जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का कार्य करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हैं? आईसीजे के पास विवादास्पद और सलाहकार दोनों क्षेत्र अधिकार हैं। विविध विवादों पर न्यायालय कई बार अपना परामर्श भी दे चुका है। 2003 में महासभा ने न्यायालय से इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के दीवार निर्माण के बारे में पूछा था। यानी ये जो है ये जवाबदेह का भी कार्य करता है। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए वो जवाब भी देने को तैयार रहता है। अदालत ने 9 जुलाई 2004 को अपनी सलाह दी थी। सलाह का मुख्य बिंदु यह था कि दीवार का निर्माण और उससे जुड़ी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। यानी जो वहां दीवार बनाई गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय विवादों के विपरीत थी। इस प्रकार न्यायालय के कार्य और सफलता में मिश्रित परिणाम देखने को मिलते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं जो न्यायालय है उसके जो परिणाम है उसमें मिश्रितता है, अच्छी है और कहीं कहीं कमी है तो अच्छाई भी है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। यह भाष्य के निर्णय के लिए एक मिसाइल पेश करता है। यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो एक तरह से विवादों को खत्म करने और विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय। अब हम संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय को देखेंगे कि क्या होता है। संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य का प्रशासनिक प्रबंधन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है वही प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, और महासचिव की नियुक्ति विभाग सभा की उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होती है। यानी ये जो महासचिव है इसकी जो नियुक्ति होगी वो विभाग सभा के सदस्य और मतदान के आधार पर 2/3 मतदान चाहिए होते हैं। चार्टर में महासचिव के कार्यालय का कोई प्रबंधन नहीं है, परंतु महासचिव के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, वह द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। यानी महासचिव जो है उसके कोई कार्य तो नहीं है, लेकिन उसके टाइम लाइन है कि हाँ वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप इसमें क्या लिख सकते हैं? दक्षिण कोरिया के बीन की मून दिवस 2006 में अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इसमें किसी व्यक्ति का प्रमुख 2 कार्यालयों के लिए महासचिव नहीं चुना जा सकता, क्योंकि राम सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी देश का कोई व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जा सकता। यहाँ सचिवालय कर्मचारी अलग अलग सदस्य देशों के लिए चुने जाते हैं। यानी कोई भी सचिवालय एक ही देश से बार बार नहीं चुना जा सकता, और जो कर्मचारी होते हैं वो हमेशा अलग अलग देश से चुने जाते हैं ताकि वो अपनी अपनी देशों की समस्याओं को उजागर कर सकें और अपने अपने देश को आगे लेकर जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं इसमें विशिष्ट एजेंसियां। यानी अब हम विशिष्ट एजेंसियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी मुख्य संस्थाएं अपने अपने आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संगठन का निर्माण कर सकती हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ये कहा गया था कि अगर आपको आवश्यकता लगे, अगर आपको जरूरत है, तो आप एक विशिष्ट संस्थान की भी निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे संगठनों को विशिष्ट एजेंसियां कहा जाता है, और इन्हीं संगठनों को विशिष्ट एजेंसियों के नाम से जानते हैं, जिनमें मुख्य हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये सारे जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, या फिर ये जो मुख्य एजेंसियां हैं ये उनके नाम हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं जो आपको पेपर में लिखने में हेल्पफुल रहेंगी।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, संयुक्त राष्ट्र का त्रिपक्षीय सहयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को आप शॉर्ट फॉर्म में ILO के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन 1990 में हुआ था। इसका उद्देश्य सभी महिला और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना था। यानी जो ILO है ये स्त्री और पुरुष दोनों के हितों के लिए कार्य करता है और जो उनका कार्य है उसको बढ़ावा देता है कि किस तरह से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कार्य को बढ़ाया जा सकता है। और ये एक त्रिपक्षीय संरचना है। त्रिपक्षीय संरचना का क्या अर्थ है? अब हम त्रिपक्षीय संरचना का क्या अर्थ होता है उसको जान लेते हैं। त्रिपक्षीय का मतलब है कि संगठन तीन पक्षों के सहयोग का से काम करता है, यानी जो संगठन है उसमें तीन पक्ष हैं और वो उन तीनों के सहयोग से काम करता है। जैसे कि सरकारें, सदस्य देशों की सरकारें श्रम कानूनों को लागू करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें सरकारें जो होती हैं वो श्रमिकों के कानूनों के लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर आता है हमारा नियुक्तियां। नियुक्ति संगठन उद्यमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कार्यस्थल के मुद्दों पर बातचीत करते हैं, यानी नियुक्ति के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो भी कार्यस्थल के मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसमें पॉइंट आता है वो है हमारा श्रमिक संगठन। श्रमिक संगठन कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है और बेहतर वेतन, काम करने की परिस्थितियों और श्रम अधिकारों के लिए बातचीत करता है। यानी जो श्रमिक संगठन होता है वो श्रमिकों के लिए बातचीत करता है कि अच्छा वेतन होना चाहिए, काम में जो परिस्थितियां हैं वो सही होनी चाहिए और श्रमिकों के अधिकारों की भी ये बात करता है। यह त्रिपक्षीय संरचना सुनिश्चित करती है कि ILO के कार्यक्रमों और नीतियां सभी हिताधिकारियों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। यानी ये जो ILO है वो त्रिपक्षीय जो संरचना है उसके सभी नियम कानूनों पर ध्यान देती है कि हाँ वो श्रमिकों के लिए सही है या नहीं, इस चीज पर चर्चा करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ILO के मुख्य कार्य, यानी इसके क्या कार्य हैं, किस लिए हमने इसको अपनाया है। ILO के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें शामिल है। अब हम इसके कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनको देखते हैं। पहला आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना। ILO श्रम मानकों के रूप में सम्मेलन और सुस्तियों को अपनाता है। ये मानक काम के घंटों, बाल श्रम, मातृत्व सुरक्षा, वेतन और व्यापारिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना जो है ये किसी भी व्यक्ति के कार्य करने के घंटे, उसके बल, उसके श्रम, इन सभी पर बल देता है और उसके वेतन, इन सभी की सुरक्षा और इन सभी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नीतियां विकसित करना। ILO सदस्य देशों को श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। यानी ये जो है ये जो कानून है, नियम है, उन्हें बनाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ताकि किसी भी श्रमिक को कोई भी परेशानी ना हो। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कार्यक्रमों को डिजाइन करना। ILO रोजगार सृजन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और श्रम निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करते हैं। यानी ये जो है ILO वो जो श्रमिक हैं उनके कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा ऐसे मुद्दों पर ध्यान देते हैं और उनका डिजाइन करते हैं कि किस तरह से हम उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी भारत और ILO की क्या भूमिका रही है, या ये कहें कि ILO की भारत में क्या भूमिका रही है। अब हम इसको देखने वाले हैं। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका एक सदस्य है और 1922 में ILO की शासी निकाय का स्थायी सदस्य भी है। और ये जो है ये यानी हमारा जो भारत है वो ILO का स्थायी सदस्य भी है। भारत ने ILO द्वारा अपनाए गए कई सम्मेलनों को अंगीकृत किया है और श्रम सुधारों को लागू करने के लिए ILO के साथ मिलकर काम किया है। यानी भारत जो है हमेशा श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए ILO के साथ मिलकर कार्य करता है और ताकि उनकी जो जीवन है, उनकी जीवन शैली है, उनकी स्थिति है, उनमें परिवर्तन आ सके। अब हम देखेंगे ILO का महत्व क्या है, हमें इसकी क्या जरूरत है, क्यों हमने इसे अपनाया है।
आईएलओ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने में योगदान देता है। यानी ये जो है ये श्रमिकों सामाजिक न्याय और जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा योगदान देता है, श्रमिकों को आगे लाने की बात करता है। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यानी अब हम संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों को एक साथ देखने वाले हैं। चलिए फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार के माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। यानी यूनेस्को जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है या एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को और संचार को बढ़ाने और इसमें सहयोग देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। जो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है। यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य। अब हम यूनेस्को के मुख्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा और सभी के लिए सुरक्षा और सार्वभौमिक बनाना। यानी शिक्षा को बढ़ाना और सभी के लिए सार्वभौमिक बनाना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभवों को बढ़ावा देना। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र को, ज्ञान को और अनुभवों को ये बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संस्कृति की रक्षा और संरक्षण करना। यानी जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करना, उसको संरक्षण करना ही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यानी ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा गया है। ऐसी चीजें आप सुनते आए हो, वो यही है। इसमें जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको रखा जाता है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, उन्हें बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आप इसका उद्देश्य लिख सकते हैं सुरक्षा और संचार के माध्यम से लोगों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। यानी जो हमारी सुरक्षा है और जो संचार का माध्यम है उससे हम लोगों के बीच जो सहयोग है उसको बढ़ाते हैं, उसकी जागरूकता को बढ़ाते हैं ताकि लोग जो हैं वो उन्हें समझें और उन्हें एक प्रोटेक्ट ऐसा ना करें जो हमारी पुरानी चीजें उन्हें नष्ट कर दें। नहीं, उन्हें सही से रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस चीज को ये बढ़ावा देता है। यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब यूनेस्को के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, अब हम उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा। शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देना, शिक्षा को प्रशिक्षण करना, शिक्षा सामग्री विकसित करना और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी शिक्षा को किस तरह से बढ़ाया जा सके और टीचरों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और शिक्षा की जो सामग्री है उसमें किस तरह से विकास होना चाहिए और जो शिक्षक है उसका क्या वेतन होना चाहिए, इस चीज पर भी ये चर्चा करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विज्ञान। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विज्ञान शिक्षा को बेहतर बनाना। यानी वैज्ञान की जितनी भी हमारी खोजें होती हैं, अनुसंधान होते हैं, उनको बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों की सहयोग को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसको, वैज्ञानिक ज्ञान को, शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक। विश्व धरोहर स्थलों की रक्षा करना, सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। यानी विश्व धरोहर जितनी भी चीज हैं या जितनी भी स्थल हैं उनकी सुरक्षा करना, सांस्कृतिक विविधताओं को देखना और संस्कृति में जितनी भी आदान प्रदान होती हैं उन सभी पर विचार करना ही इसका एक मुख्य लक्ष्य है। एंड नेक्स्ट आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वो है संचार। संचार और संचार के माध्यमों से लोगों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना, प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना। यानी ये संचार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया और स्वतंत्रता की बात करता है ताकि जो संचार की प्रक्रिया है वो अच्छी हो सके, संचार जो अच्छे लेवल पर हो सके, तो ये संचार को भी बढ़ावा देता है। अब भारत और यूनेस्को, यानी अब हम भारत के साथ में यूनेस्को को जोड़ कर देखते हैं। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है और 1946 से इसका सदस्य है। भारत ने यूनेस्को के कई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यूनेस्को के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया है। यानी जो हमारा भारत है वो यूनेस्को का संस्थापक देश है। जब से यूनेस्को बना है, जब से ही उसका सदस्य है और इसका सदस्य जो बना था भारत, वो 1946 में बना था और इसके जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें सभी में भारत पार्टिसिपेट करता है और उनका एक महत्वपूर्ण
भाग बनता है, जिसमें हम भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनेस्को का महत्व, यानी अब हम देखेंगे यूनेस्को जो है उसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है यूनेस्को, अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार के माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्व शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी यूनेस्को जो है वो शिक्षा को, विज्ञान को, संस्कृति को, संचार को, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करता है और यह शांति और सुरक्षा को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे यूनेस्को के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अब हम यूनेस्को के बारे में जो महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य हैं, अब हम उनको जान लेते हैं, जिनसे आपको पेपर में मार्क्स मिलेंगे। यानी ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें लिखने से एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी है, तभी आपको ये चीज़ें पता हैं। तो आपको ये याद करने हैं। जैसे कि यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को की 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 194 राष्ट्रीय आयोग हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, यूनेस्को ने 1158 विश्व धरोहर स्थलों को नियमित किया है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, यूनेस्को ने 195 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मान्यता दी है। यानी अभी तक 195 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को यूनेस्को द्वारा चलाया गया है। इसके अंदर आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यूनेस्को ने 726 भाषाओं को लुप्तप्राय भाषा की सूची में शामिल किया है। यानी ऐसी 726 भाषा हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जिन्हें यूनेस्को ने एक सहारा या फिर एक बचाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO के नाम से भी जानते हैं, को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में WHO के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1948 में हुई है और ये यूएनओ के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुख्य कार्य क्या हैं। अब हम इसके कार्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो WHO दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए काम करता है। ये कैसे है, आइए देखें। यानी हम आसान शब्दों में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, पता चल रहा है ना नाम से, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करता है। अब किस तरह से, इसको देखते हैं। बीमारियों से लड़ना, WHO ने नई बीमारियों की रोकथाम और मौजूदा बीमारियों के इलाज के लिए शोध को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान WHO ने देशों को सलाह दी और वैक्सीन विकास में सहयोग दिया। यानी जो WHO है वो बीमारियों की रोकथाम और मौजूदा जो बीमारियां होती हैं उनसे किस तरह से लड़ा जाए, इस बारे में वो ध्यान देता है। उदाहरण के लिए आप कोरोना वायरस का टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे WHO ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसने वैक्सीन बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी ये स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। WHO देशों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में मदद करता है। इसमें डॉक्टर और नर्सों की प्रशिक्षण देना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना और साफ पानी और स्वच्छता को बढ़ावा देना शामिल है। यानी किस तरह से हम डॉक्टरों और नर्सों को क्या चीज़ सिखानी चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए उनमें, इस चीज़ के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देता है और वो स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देना। WHO लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें संतुलित आहार खाना, नियमित व्यायाम करने और धूम्रपान जैसी बुरी आदतों से बचने की सलाह देना शामिल है। यानी WHO जो है वो किस तरह से एक व्यक्ति को स्वस्थ रहा जा सकता है या एक व्यक्ति किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है। सलाह देता है कि व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, किस तरह से व्यायाम करना चाहिए यानी आराम या एक्सरसाइज करनी चाहिए, धूम्रपान जैसी गंदी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस बात पर भी ये ध्यान देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
WHO भारत के लिए क्या करता है, यानी WHO भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है या इसकी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं भारत में वो क्या-क्या हैं। अब हम उस पे चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं टीकाकरण कार्यालयों में समर्थन करता है, यानी भारत में हम टीकाकरण जो प्रणाली चली आ रही है वो WHO की वजह से ही है। तो टीकाकरण कार्यक्रमों में भी WHO हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा मृत एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है, यानी जो हमारी मरने वालों की संख्या होती है और शिशु मृत्यु दर होती है, यानी जो बच्चों की मरने की दर होती है उसको कम करने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं तपेदिक और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना, यानी जो मलेरिया और जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका पहले इलाज नहीं था पर अब नॉर्मल ये हो गई हैं, तो उनसे लड़ने में भी ये मदद करता है WHO। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गैर संक्रमण रोगों जैसे मधुमेह और हृदय रोगों को रोकना, यानी ऐसे रोग जो संक्रमण नहीं होते, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते, लेकिन फिर भी उनको रोकना और व्यक्तियों को अच्छे जीवन देना ही इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये भारत में भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ संगठन दे रखे हैं और यहाँ आप संगठनों के नाम और इनकी मुख्यालय और यहाँ स्थापना वर्ष देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AIEA के नाम से भी जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो वीना में है, ऑस्ट्रेलिया में, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1957 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आप ILO के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1990 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO के नाम से जानते हैं, जिसकी जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो है रोम यानी इटली में और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है, जो वो कि हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 14 नवंबर 1946 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संचार संघ, जिसे हम ITU के नाम से भी जानते हैं और जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसे आप ICAO के नाम से जानते हैं, जिसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जिसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं, जिसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगर आप ये सारी चीजें अपने एग्जाम में लिखेंगे तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है, जो आपका आंसर है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसमें से आप कुछ संगठनों को याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार संगठन, जिसे हम IMO के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन ब्रिटेन में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17 मार्च 1958 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे हम UNIDO के नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो नवंबर 1966 में हुई थी। अब हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी ये तो मेन अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। अब इसके अलावा जो अन्य बच जाते हैं अब हम उन्हें देख लेते हैं। पहले हमारा संगठनों के नाम है, फिर सदस्य देशों की संख्या है, स्थापना वर्ष है एंड देन मुख्यालय है। यानी इसमें हमें एक्स्ट्रा ये बताया गया है कि कितने देश किसी संगठन में शामिल हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय मंडल, जिसमें 53 देश शामिल हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी और लंदन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आसियान, जिसमें 10 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो
जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, यानी इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। फिर है हमारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं, उसमें 26 सदस्य हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मोनस बेल्जियम में है। एंड नेक्स्ट है हमारा गुट निरपेक्षता आंदोलन, जिसे हम नाम के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा 198 सदस्य हैं और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 सदस्य हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संघ, जिसे हम EU के नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल 27 यानी 27 सदस्य हैं और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटरपोल, जिसे हम इंटरपोल के नाम से ही जानते हैं और इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 147 इसके सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है हमारा रेड क्रॉस, जिसमें 150 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा G8 को G8 के नाम से ही जानते हैं और इसमें 8 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और देखिए जिनकी भी मुख्यालय नहीं है तो उनका कोई मुख्यालय है ही नहीं, उनकी जो बैठकें हैं वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। आज किसी और देश में है तो कल किसी और देश में होंगी, मतलब अगली बार जब होंगी तो वो किसी और देश में होंगी, इसीलिए उनके मुख्यालय नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा G15, जिसमें कि 19 सदस्य हैं और जो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा G77, जिसमें 127 सदस्य देश हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। नेक्स्ट है हमारा MST इंटरनेशनल, जिसमें 150 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल, जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं, जिसमें 12 सदस्य देश हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 सितंबर 1921 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मिन्स्क में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा ओपेक, जिसे ओपेक के नाम से ही जानते हैं, जिसमें 13 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है वियतनाम ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब हम कुछ और अन्य देख लेते हैं, अन्य कुछ और भी दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा FAO, जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। नेक्स्ट है हमारा ILO, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय हमारा वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सभी इंपॉर्टेंट संस्थाएं या इंपॉर्टेंट एजेंसी हैं जिनमें से आप कुछ याद कर सकते हैं, जो आप अपने पेपर में लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड फॉर मोर वीडियोज आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और ब्लॉगर पर। आप हमारे सभी चैनल्स को और हमारी सभी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप सच में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने BA में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम में पास होने के लिए और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए। इसमें आपको ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जहां आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी, ताकि आपकी जो स्टडी है वो और अच्छी हो सके और आपके जो BA में मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।